नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं इंडो चाइना रिलेशनशिप के ऊपर मैं वीडियो में बना रहा हूँ। ये हमारा तीसरा अध्याय है इस सीरीज़ का। इससे पहले मैंने आपको चाइना के अंदर की जो दो प्रोमिनेंट पार्टीज़ थी, KMT पार्टी और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC, दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था। लास्ट के दो वीडियोज़ में हम लोगों ने जो चाइना का इतिहास है वो 1911 से शुरू होकर 1948 तक देखा, जहाँ पर कि चाइनीज़ सिविल वॉर के बाद में CPC विजय होती है और CPC के विजय होने के बाद में आ जाते हैं हमारे माओ सत्ता में। अब माओ सत्ता में आ चुके हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल सातवें आसमान पे है। फार्मर सोच रहा है कि माओ आ गए हैं, हमारे भगवान आ गए हैं, क्योंकि माओ का जो प्रोपेगेंडा था ना वो खुद को भगवान के बराबर में लाके खड़ा कर देता था। हर चाइनीज़ लीडर का यही प्रोपेगेंडा है। और आप ईस्ट एशिया की तरफ आप एक बार आप नज़र डालिए, हर कंट्री इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करती है। तो भगवान के बराबर लाके खुद को खड़ा कर दिया था माओ ने, और पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, लेबर के लिए माओ ही सब कुछ था। लेकिन किस तरीके से माओ का दौर एक पागलपने का दौर कहा जाता है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अपने जीवन में हमेशा याद रखना, जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी हुई है, जहाँ तक मेरे को फिलॉसफी का आइडिया है, कम्युनिज्म कुछ नहीं कर सकता। कम्युनिज्म हंगामा तो बहुत अच्छा खड़ा करता है, लेकिन कम्युनिज्म कभी भी उस हंगामे के खड़े होने के बाद में लोगों को लाभ देने की जब नौबत आती है तो कम्युनिज्म फेल हो जाता है और अपना अंत करता है हमेशा डिक्टेटरशिप पे जाके। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बाकी के देश आप देख लीजिए जो भी USSR से संबंधित हैं, हर जगह पे आपको कम्युनिज्म की कहानी के अंत में आपको डिक्टेटरशिप ही मिलेगी। कम्युनिज्म की दास्तां हमेशा खून से लिखी गई है। खून जितना कम्युनिस्ट देशों ने बहाया है उतना शायद से किसी ने भी नहीं बहाया है। और कम्युनिज्म की बात जब कोई करता है, खास तौर से जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कम्युनिज्म की बात करता है, कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, चे गुवेरा, क्यूबा के अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर माने जाते हैं, लेकिन अंत हम लोगों को क्यूबा का आज की डेट में पता है। यही वजह है शायद से कि गांधी जी ने कभी सपोर्ट नहीं किया था बंदूकों से मिली आज़ादी को। बंदूकों से सुरक्षा हो सकती है, आज़ादी नहीं मिल सकती है, जहां पर खास तौर से आपको लोगों की सोच बदलनी हो, क्योंकि सोच अगर बंदूकों की नाल पे अगर आई है तो वो आगे भी पलट के रहेगा उसी नाल पे। सेम काम हो रहा था चाइना के अंदर। चाइना के अंदर KMT पार्टी को हरा के कम्युनिस्ट पार्टी जब आती है तो वो आती है रेड आर्मी से, और माओ की यहाँ पे जो सोच थी वो बहुत ही प्रोपेगेंडाकारी थी। सच्चाई से उसका कितना वास्ता था ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस सोच के बारे में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। माओ के इतिहास में मैं लेके जाना चाहूँगा। माओ एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे, हुनान डिस्ट्रिक्ट के, HUNAN कहते हैं, बहुत से लोग इसको हुनान भी पढ़ते हैं। और इनकी 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है और 20 साल की उम्र में इनकी बीवी का देहांत भी हो जाता है। तब तक माओ छोड़ के जा चुके थे वर्ल्ड टूर पे। ये दुनिया में आपका रशिया जाते हैं, रशिया तो बहुत अंत में आते हैं, पहले ये डेनमार्क जाते हैं, उसके बाद में ये फ्रांस जाते हैं, ये इटली जाते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज को भी काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और अंत में ये रशिया आते हैं। ये जिस भी देश में गए हैं वहां पे इन्होंने रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे से और बहुत करीब से देखा था, और ज्यादातर रेवोल्यूशन 1919 से पहले हो चुके थे। फ्रांस के अंदर रेनेसां आ चुका था। तो ये जब रशिया आते हैं तो रशिया में 1909 के आसपास में रशियन रेवोल्यूशन की नींव रखी जा रही होती है, और वहां पे लीडर एक उभर के आ रहा होता है हम लोगों के सामने, लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी की स्थापक में से भी एक होते हैं। तो लेनिन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये मार्क्स को वहाँ पे पढ़ते हैं और ये मार्क्सिज्म से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये मार्क्स ही वो बंदा है जो कहता है कि गरीबों में सब चीज़ें हमें बांट देनी चाहिए। ये माओ ने भी कुछ ऐसा ही किया था। थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और बहुत ही खूबसूरती से, खून की स्याही से इनकी जीवनी लिखी गई है, ठीक है, थोड़ी देर में मैं बताता हूं आपको। तो ये मार्क्सिज्म की पढ़ाई करते हैं और लेनिन के प्रभाव में आते हैं, और एक बात ये सीखते हैं कि देखिए बहुत ही
कंट्रोवर्शियल बात है, मैं कह रहा हूं, लोग मेरा पर्सपेक्टिव मान सकते हैं, लेकिन ऐसा किताबों में भी है कि माओ ये बात सीख के आते हैं कि जो लोअर तबका होता है, लोअर का मतलब गलत मत समझिए, लोअर का मतलब जो पैसे में दीनहीन जैसी भावना में होता है, तो उसको मैनिपुलेट करना सबसे आसान है। देखिए, जब आप और मैं चुनाव करने के लिए खड़े होंगे तो हम लोग चुनाव में देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, या कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन जब एक लोअर तबका जिस पे पैसा बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा है, अब वो मैं भी हो सकता हूं, वो कोई भी हो सकता है, जिस पे पैसा बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा और दीनहीन जैसी भावना में वो अपना जीवन वो व्यतीत कर रहा है, वो अच्छा बुरा सही गलत कम गलत ज्यादा गलत ये भी नहीं देखता है कि भाई इनमें से एक चीज कम गलत है एक चीज ज्यादा गलत है। ठीक है, नुकसान पिज्जा खाना भी करेगा और नुकसान दारू पीना भी करेगा, लेकिन पिज्जा खाना कम नुकसान करेगा। ठीक है, अब ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चुनाव करने के लिए हमारे पास में एक लग्जरी है, लेकिन जो सबसे नीचे का जो तबका है उसके पास में इस तरीके की लग्जरी नहीं है, वो केवल चेंजेस चाहता है। पॉलिटिकली वो केवल चेंजेस का मोहताज है। माओ इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। माओ ने अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा जो जोड़ा है वो फार्मर्स को जोड़ा है और लेबर को जोड़ा है, और केएमटी पार्टी को अमीरों की पार्टी कहा जाने लगा था क्योंकि उनको बेसिकली ज्यादातर जो सपोर्ट था वो लैंडलॉर्ड से था। तो लैंडलॉर्ड से मिलने वाले सपोर्ट की वजह से, और लगातार चाइना के अंदर फेमाइन जैसे लक्षण थे, सूखा बहुत ज्यादा पड़ रहा था, तो टैक्स देने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। किसको? अभी ये टैक्स वसूलने में माओ भी कम नहीं रहे हैं सर, अभी आगे आइएगा। टैक्स की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, जिसकी वजह से कि फार्मर और लेबर्स ना बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्हें माओ में ना कोई भगवान नहीं, केवल अपना एक चेंज नजर आया, और इसी चेंज का भरपूर फायदा उठाया है माओ ने। तो माओ इस चेंज का फायदा उठाते गए। इन्होंने 1934 के आसपास में केएमटी के ऊपर रेड आर्मी के द्वारा हमला भी किया था, जिसकी वजह से ये भागे भागे घूमते रहे। बाद में जिस समय जापान ने केएमटी पार्टी चाइना के ऊपर जब हमला किया, तो केएमटी पार्टी और सीपीसी ने अपने बीच के मतभेद को बुला के एक साथ में खड़े होने का निर्णय लिया, लेकिन केएमटी अब तक में काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, और सीपीसी यानी कि माओ ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया और रेड आर्मी का एक बहुत बड़ा जलसा खड़ा कर दिया, और ये रेड आर्मी सिविल वॉर में अंत में जाके 1950 से पहले केएमटी को सत्ता से बाहर फेंक देती है और माओ स्थापित हो जाते हैं। माओ जैसे ही स्थापित होते हैं, बड़ा खूबसूरत ये काम करते हैं, और इनका ताली के साथ में स्वागत करना चाहिए इस काम का। माओ सारे लैंडलॉर्ड से जमीनें छीन लेते हैं। जमीनें छीनने का तरीका क्या था कि फार्मर से कहते हैं कि जाओ मेरी रेड आर्मी लेके जाओ और इन लैंडलॉर्डों का खून कर दो, मार डालो, और मारने के बाद में जो जमीन मिले वो आपस में बांट लो। तो अभी जमीन किसके पास में? फार्मर के पास। सदी कौन सी चल रही है? 1950। ठीक है, माओ के इस डिसीजन से लोग बड़े खुश होते हैं। लोग कहते हैं चाइना के अंदर एक नई सरकार आ गई है, एक नया भगवान आ गया है, और चाइना अब ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। फार्मर्स बहुत खुश हैं। लेकिन तभी आ जाता है मेरे भाई फेमाइन, सूखा पड़ जाता है। फिर से फसलें हुई नहीं है, अगली फसल डालने के लिए बीज नहीं है। माओ को भी देश चलाने के लिए अब टैक्स चाहिए, तो माओ क्या करते हैं? वापस छीन लेते हैं क्या? जमीनें इनसे। तो एक तरफ आपने जमीनें इनको बांट दी और वापस आपने छीन ली, लेकिन इस काम में एक चीज हुई, खून खराबा। अगर आप खुद जाके लैंडलॉर्ड से ले लेते और पहले गवर्नमेंट के अधीन रखते जमीनों को, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। माओ ने वापस छीनने के बाद में यहां से सेंट्रलाइज फार्मिंग कही। सेंट्रलाइज फार्मिंग सर क्या होती है? इंडिया के अभी अंदर लाने की बात हो रही है कि किसान को अगर लगता है कि उसे खेती करके मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो सरकार के अंडर में एज अ लेबर फोर्स, देखिए सरकार के अंडर में लेबर फोर्स मैं भी हूं, जो मिलिट्री में है ही इज ऑल्सो लेबर फोर्स, तो लेबर इतना कोई खराब टर्म नहीं है। तो सरकार के अंदर एज अ लेबर फोर्स काम करे और हमसे सैलरी ले ले हर महीना, तो सरकारी नौकरी में तब्दील कर दो। किसको? खेती को। बहुत अच्छा है।
लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ये अच्छा है, वो तो कम्युनिज्म है। सरकार ने अपने अंदर में जमीनें ले ली, अब सरकार क्या कहती है, खेती करो। उपज नहीं हो रही है तो फिर एक एक्स्ट्रा प्रेशर एक क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं भाई खेती करते रहो। सैलरी दे नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये कंडीशन माओ के अंदर में उत्पन्न हो गई थी। और ये जो पीसेंट्स थे ये माओ से बहुत बुरी तरीके से अब चिढ़ने लगे हैं। वही चीज आप इंडिया के अंदर देखिए कि विनोदा भावे ने भूदान शुरू किया था और कितने एक लैंडलॉर्ड्स ने अपनी जमीन ऐसे ही भूदान में दे दी थी। तो ये फर्क है भारत के इतिहास और चाइना के इतिहास में। हमारा इतिहास अहिंसा के ऊपर इतना खून नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सोच के, कुछ एक इक्का दुक्का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्का दुक्का जगह पे खून हो जाए तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इक्का दुक्का जगह पे रक्त रंजिता इतनी तेजी से हमें देखने को मिला है। अन्यथा हमारा जो इतिहास है वो इस कदर खून से नहीं लिखा गया है, खास तौर से स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था। लेकिन चाइना का बहुत अलग सिचुएशन है। अभी ये क्या करते हैं, ये खुद भी ये नहीं संभाल पा रहे हैं जमीनें, ये खुद भी जमीनें नहीं संभाल पा रहे हैं। इन्होंने जो सेंट्रलाइज फार्मिंग जो शुरू की है उससे ये फार्मर्स को इनकम ये नहीं दे पा रहे और माओ का नाम डूबना शुरू हो जाता है। तो माओ तरह तरह के प्रोपेगेंडा सामने लेके आते हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये लेके सामने आते हैं 3 एंटाई। 3 एंटाई में क्या क्या चीजें हैं कि केएमटी के आदमियों को हम मारेंगे, करप्शन का हम विरोध करेंगे क्योंकि माओ को लगता है कि करप्शन की वजह से चाइना पीछे जा रहा है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, 3 एंटाई जो होता है वो केएमटी पार्टी, आपका केएमटी का ये अपोज कर रहे हैं करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और वेस्टेज, हम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में ये एक और प्रोपेगेंडा लेके आते हैं 5 एंटाई। 5 एंटाई में ये कैपिटलिज्म के विरोध में ये लेके आते हैं कि हम पूंजीवादिता के विरोध में हैं, हम ब्राइब नहीं लेंगे, हम थेफ्ट नहीं होने देंगे यानी कि चोरी नहीं होने देंगे, इसी तरीके से हम टैक्स इन्वेजन नहीं होने देंगे, हम चीटिंग नहीं होने देंगे, और हम स्टीलिंग फ्रॉम स्टेट, यानी कि सरकार से चोरी नहीं होने देंगे। अब आप इस बात को समझिए कि ये जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में ये जो 5 एंटाई ये जो लेके आए, पहली बात है कोमिंगतांग यानी कि केएमटी पार्टी के अगेंस्ट में जब ये लेके आए थे तो वहां पे ब्यूरोक्रेसी के हाल बहुत खराब हो गए थे। तरह तरह से लीडर्स डरने लगे थे कि पता नहीं कौन सा झूठा चार्ज भी हम पे करप्शन का लगा दें और उस चार्ज को भी लेके हमारे ऊपर एक्शन ले लिया जाए, मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाए। ठीक है, और जो ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में लेके आए थे, आप ये समझिए कि ये चल रहा है 1960 का दौर अप्रोक्सीमेटली, और 1960 के दौर में चाइना में ये हालात चल रहे थे सर कि आदमी नीचे चल रहा है, कौन सी बिल्डिंग से कौन आदमी कूद जाए किसी को पता नहीं है। क्यों? केवल झूठी अफवाहें भी फैलाई जाने लगी थी ब्राइब थेफ्ट को लेके, टैक्स इन्वेजन को लेके, और वहां पर कंपनीज का काम करना, जो मैन्युफैक्चरर था, जो एक व्यापारी था, उसका काम करना सुसाइड करने के बराबर हो चुका था। लोग अपने अपने बिजनेस छोड़ के भागना शुरू कर चुके थे चाइना से, ये आलम हो गया था। रेड आर्मी कहीं भी जाती थी किसी को भी उठा के पीट देती थी, और माओ उसके पूरी तरीके से लीडर बने हुए थे। आप कहीं पे आप माओ की आप इमेज वगैरह देखिए तो फिर वो सेना की वो यूनिफॉर्म वगैरह वो पहने हुए बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म पे उतरे हुए थे कि मतलब गुंडागर्दी चल रही है रेड आर्मी के नाम पे माओ की। ये रेड आर्मी ने आगे जाके कल्चरल रिवॉल्यूशन में भी बहुत बड़ा दिक्कत की है। कैपिटलिज्म, कोई आदमी पैसा कमाने की सोच रहा है, इसका तक इन्हें अंदाजा हो जाए कि स्टेट को इससे जरा भी नुकसान हो सकता है इस पैसा कमाने से। अब सर स्टेट को नुकसान मेरे पैसा कमाने से कैसे होगा, ये नाप पाना ना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आप गुड़ व्यापारी हैं, आप मार्केट में जाते हो, गुड़ 100 रुपए का बेचते हो, तभी आपके कंपटीटर्स ने क्या किया, केवल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उसने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, उसने गुड़ को 80 रुपए में उसने बेचना शुरू कर दिया। आपके ऊपर रेड आर्मी आएगी, आपको मार मार के मार देगी केवल इसलिए कि आप स्टेट से पैसा लूट रहे थे। अब ये कहाँ की लूट है?
ये जो छूट होती है ऐसी कोई नहीं रह गई थी, ये माओ के अंडर में शुरू हो चुका था। चाइना और डार्क फेज में घुसता चला जा रहा है। इसके बाद में ये लाते हैं 5 ईयर प्लान्स। अब इनके 5 ईयर प्लान ये रशिया को उठा के ये कॉपी ये कर रहे हैं, और ये जो 5 ईयर प्लान पहला अपना 1953 में लेके आते हैं, और ये फार्मिंग को ये बहुत ये प्रमोट करते हैं उस 5 ईयर प्लान में। मैंने बताया ना, सेंटर पहले तो उठा के दे दिया फार्मर्स को, फिर फार्मर से खुद वापस ले लिया। ना फार्मर चला पाए ना ही माओ चला पाए फार्मिंग को। तो यहाँ पे फार्मिंग को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ये यहाँ से सोवियत की हेल्प लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई देखिए बात नहीं बन पाती है, क्योंकि बिल्कुल फेमाइन का दौर चल रहा है। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई कभी स्टेट की तरफ से। और माओ को लेके एक बात कही जाने लगी है कि माओ रिवोल्यूशनरिस्ट जो हैं, माओ एक बहुत बड़े रिवोल्यूशन करने वाले, हंगामा खड़ा करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर नहीं है। माओ को कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं माना गया। अंततः उन्हें डिक्टेटर के तौर पे ही दुनिया एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में माओ क्या करते हैं कि 1958 जब ये अपना दूसरा ये 5 ईयर ये प्लान ये लेके आते हैं, तो यहां पर इनको क्या होता है, इस जगह पे इनको मैंने आपको बताया ना ऊपर की ये 5 एंटाई सिचुएशन के चलते कैपिटलिज्म से हो नहीं पा रहा है कतई भी। और यहां पर माओ क्या करते हैं, जिले बांट देते हैं, अलग अलग पार्ट्स में पूरे चाइना को बांट देते हैं। अब जरा सा इनकी पॉलिसी को समझिएगा। मानिए कि चाइना 3 पार्ट में बटा है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन्होंने हर एक पार्ट में टारगेट दे दिया, कहा कि बढ़ावा दो। ठीक है, किसको बढ़ावा दो? फार्मिंग को। और हर एक टारगेट के लिए एक ऑफिसर एक नियुक्त कर दिया। ठीक, अब सारे ऑफिसर जो थे उनमें एक होड़ लग जाती है ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव करने की, क्योंकि माओ ने इन सब ऑफिसर से वादा किया हुआ है कि हम तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी में एक ऊपर का दर्जा दे देंगे। तो ये ऑफिसर्स क्या करते हैं, मानिए कि इनको टारगेट मिला था 10 का, तो ये आपको बताने लगते हैं, माओ को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे यहाँ 12 की खेती हुई, कोई बताता है मेरे यहाँ 15 की खेती हुई, कोई बताता है मेरे यहाँ 16 की खेती हुई। लेकिन एक्चुअल में खेती यहाँ पे हुई है 3 की, यहाँ पे हुई है 4 की और यहाँ पे हुई है 5 की। ये हालात है। ये खेती ये इतनी कम क्यों होती है? लॉकस्ट अटैक की वजह से। टिड्डे वाली वो जो नई सिचुएशन चल रही है कि टिड्डी दल आता है और पूरे पूरे खेतों को बर्बाद करके चला जाता है। तो ये टिड्डी दल केवल भारत और पाकिस्तान के अंदर नहीं है, चाइना के भी अंदर बहुत बड़ा इशू था। इन्होंने बाकायदा डक आर्मी वगैरह भी अपनी बनाई थी। मैंने ये सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी भली मैंने नॉलेज दी हुई थी जब मैंने आपसे लॉकस्ट अटैक के ऊपर वीडियो में आपसे बात की है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख जरूर से लीजिएगा। तो क्या होता है, लॉकस्ट अटैक की वजह से फसलें पूरी बर्बाद, लेकिन माओ तो खुश है, बहुत खुश है। और माओ 1958 को कहते हैं दैट वाज अ सक्सेस, कि ये हमारी जीत है, हमने बहुत अच्छा हमने काम किया। लेकिन अभी देखिए क्या आता है, माओ कहते हैं कि हमें ज़रूरत तो लेकिन कम अनाज की है, और इन ऑफिसर्स ने जो हमें बताया है हमारा अनाज तो उससे एक्स्ट्रा आ गया है। तो माओ कहते हैं ऐसा करो, अनाज सारा निकाल के जो एक्स्ट्रा अनाज है वो ले आओ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सर एक्स्ट्रा अनाज हम कैसे लाएंगे? बोले स्टेट के नाम पे ले आओ, कि हमारे स्टेट को ज़रूरत है। तो स्टेट के नाम पे भाई अब जो 1 वाला था ना उससे 2 अनाज ले लिया, 2 वाले से 3 ले लिया, अगले वाले से 4 ले लिया। और माओ ये देख के खुश हैं कि हमारे यहाँ 9 यूनिट हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। और माओ पूरे चाइना में रैलियां करते हुए घूम रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया है। चाइना ने विद इन 2 5 ईयर प्लान वो इतना पावरफुल बन चुका है कि वो अब दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये है प्रोपेगेंडा चाइना का। और इन सब ऑफिसर ने जबरदस्ती किसानों से अनाज छीन के दिया, और पूरे अंदर चाइना के अंदर माओ की रैलियां भरी हुई हैं, लेकिन चाइना पूरा भुखमरी से मर रहा है। ये आलम था। तो एक्सपोर्ट की सिचुएशन ये जो माओ ने ये जो क्रिएट कर दी, माओ ने बाकी की दुनिया को तो दिखाया कि चाइना बड़ा अच्छा काम कर रहा है कम्युनिज्म के रास्ते पे चल के, लेकिन हालात कुछ और ही थे। तो माओ ने क्या किया, मारे खुशी के, खुश होके माओ क्या करते हैं, 100 फ्लावर्स कैंपेन शुरू कर देते हैं। अब ये 100 फ्लावर्स ये कैंपेन ये क्या है कि ये फ्रीडम देना ये शुरू कर देते हैं। किसको भाई ये फ्रीडम दे रहे हैं? जरा सा आप बात समझिएगा, प्रेस को। प्रेस से ये कह रहे हैं कि भाई
माना कि मेरे से कुछ एक गलतियां हो गई थी शुरू शुरू में जब मैं सरकार में आया था, लेकिन अब तो मैंने सरप्लस मैंने पैदा कर दिया है। तो ये न्यूज़पेपर से कहते हैं लिखो मेरे बारे में, जो मन है वो लिखो तुम। लेकिन माओ क्या सोचा बैठा है कि उसकी तो तारीफ होनी है, तारीफ लिखी जाएगी पेपर्स में। लेकिन यहां पर बेटा पेपर क्या लिखना शुरू करते हैं, रियलिटी। और जैसे ही पेपर यहां पर रियलिटी लिखना शुरू करते हैं कि चाइना भुखमरी से मर रहा है, माओ बहुत गुस्सा आता है, माओ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और माओ के खिलाफ में उसको मतलब वहम तक हो जाए कि यह आर्टिकल मेरे अगेंस्ट में है। वो मीडिया पीपल्स को मरवाना शुरू कर देता है चाइना के अंदर। मैंने क्या कहा था आपसे, पागलपने की शुरुआत थी है। मीडिया पर्सनालिटीज को वो बुरी तरीके से मरवाना शुरू करता है। चाइना के अंदर बेतहाशा हत्याएं हो रही हैं 1960 में बिकॉज ऑफ 100 फ्लावर कैंपेन। माओ और ज्यादा पगलाने लगता है जब उसको ये पता चलता है कि स्टालिन की मृत्यु हो चुकी है, और स्टालिन की मृत्यु के बाद में निकिता क्रुश्चेव रशिया की सत्ता में आ चुके हैं। तो निकिता क्रुश्चेव का रशिया की सत्ता में आना माओ के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पहले चाइना और स्टालिन यानी कि माओ और स्टालिन, चाइना और रशिया मिलकर एक ईस्टर्न ब्लॉक बनाना चाहते थे, जैसे उस पट्टी में वेस्टर्न ब्लॉक है। ये एक ईस्टर्न ब्लॉक की स्थापना करना चाहते थे। दैट्स वाई कईयों बार रशिया हेल्प करता था इंडिया की भी, जिससे कि वो उस ईस्टर्न ब्लॉक में शामिल हो सके। लेकिन चाइना से फ्यूड हो गया इंडिया का, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न ब्लॉक ये जो बनाना चाहते थे, ये क्या करना चाहते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड से ईस्टर्न वर्ल्ड ठने रहेंगे हमेशा, हमेशा एक वॉर लाइक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन। लेकिन जो निकिता क्रुश्चेव आते हैं, वो आते ही बात करते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की। यानी कि निकिता क्रुश्चेव एक कदम ले चुके हैं किसकी तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ, कि आप भी काम कीजिए हम भी काम करेंगे। और निकिता क्रुश्चेव अपने देश के दरवाजे बाकी देशों के लिए खोल देते हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। लेकिन चाइना अभी भी लॉक्ड इन कम्युनिटी है। निकिता क्रुश्चेव माओ के पागलपन से कोई भी साथ मिलाने को मना कर देते हैं। किसी भी तरह का सपोर्ट मिलना चाइना को और माओ को बंद हो जाता है फ्रॉम रशिया। तो माओ एक बेतहाशा बेहवाशी के दौर से गुजर रहे हैं, और वो एक फैसला ले बैठते हैं कल्चरल रिवॉल्यूशन का 1966 में। ये जो कल्चरल रिवॉल्यूशन है, माओ इस जगह पे अपना बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा दोबारा से शुरू करते हैं, जो उन्होंने शुरू किया था। हर जगह पे माओ के पोस्टर लगाए जाते हैं, हर जगह पे जो है ना माओ के पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं। माओ 10-10 साल के बच्चों को आर्मी में भर्ती करने लगते हैं, अपनी रेड आर्मी के अंदर। और इस रेड आर्मी को नाम दिया जा चुका है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है। इस रेड आर्मी को छूट दे दी गई है कि कोई भी दुकानदार तुम्हें दिखे कि ठगी कर रहा है तो उसको जाके मार दो। तुम्हें कोई भी ऐसा बिजनेस पर्सन दिख जाए जो कि तुमको लग रहा है कि ज़्यादा दामों पे चीज़ों को बेच रहा है, उसको तुम मार सकते हो। और इवन माओ इन सब चीज़ों को सपोर्ट भी करने लगते हैं। तो यहाँ पे फिर से जो ना ब्लडी दौर गुजरने लगता है। माओ इन सब चीज़ों से क्या सोच रहे हैं कि उन्हें फार्मर्स का दोबारा से सपोर्ट मिलेगा, फार्मर्स दोबारा से माओ को सपोर्ट करेंगे। लेकिन फार्मर्स भी एक अलग ही सिचुएशन में उतर चुके हैं। फार्मर भी अपना एक अपराइजिंग शो कर रहे हैं, माओ का विरोध कर रहे हैं, रैलियों में माओ विरोधी नारे लग रहे हैं, माओ को स्पीच नहीं पूरी करने दी जा रही है। माओ के ऊपर तरह तरह के अब एलिगेशंस लगना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। माओ के ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगना शुरू हो चुके हैं। ये जो रेड आर्मी के जो आपके रेड गार्ड्स हैं, ये मीडिया पर्सन्स को मार रहे हैं। माओ को जरा भी आइडिया हो रहा है, माओ मतलब अपना प्रोपेगेंडा पूरा कर रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के अंदर एहसास हो रहा है ना कि लोग उनका विरोध करने पे आ रहे हैं, तो भी ये रेड गार्ड यानी कि रेड आर्मी के लोग जाते हैं और उनको इतना पीटते हैं चौराहे पे खड़ा करके कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पागलपन का दौर है। और माओ ऐसा किस लिए कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछली बार उन्हें जो सफलता मिली थी, उन्हें जो साथ मिला था फार्मर्स का, वो इस बार भी सेम इसी तौर पे उनको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग कॉन्टिन्यूसली माओ का विरोध करते रहते हैं। माओ की राजनीति में बहुत बड़ी गिरावट आती है। और यहाँ पे एंट्री माओ के ख़त्म होने के बाद में होती है डेंग की। ये डेंग वही हैं जो शाई जिनपिंग के पिता थे।
हालांकि बीच में 2 और भी लोग आए थे, लेकिन वो 2 लोग इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे। ज़्यादा प्रोमिनेंट अब डेंग है। डेंग 1980 का जो दौर है, वहाँ पे आज का जो चाइना हमें जो दिखता है वो डेंग की वजह से। तो आप ये समझिए चाइना का इतिहास ये रहा है, और हम लोग कहाँ पे एंटर हो चुके हैं, 1966 में। सर अब मुबारक हो, अगले वाले वीडियो में अब हम लोग इंडिया और चाइना को 1948 से 1965 तक देखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको 66 पे आके यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। क्या आपको यह पता है कि चाइना के अंदर किस तरह का पागलपन चल रहा था, जो कि ये 65 तक में जाके हमें दिखेगा। 62 की लड़ाई भी हमें यहाँ पे दिखेगी। अब दोनों चीज़ों को हम देखेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर आपको ये वाले वीडियो में माओ का एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।